नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी पहली होम ग्रोन वॉरशिप तैयार की है जिसके अंदर चाइना की स्मैश मिसाइल लगाई गई है। और अब पाकिस्तान के आला अधिकारी बाहर आए, मार्केट के अंदर आके कहने लगे कि हमने ये जो नई वॉरशिप बनाई है ये भारत की लगभग हर वॉरशिप से बेहतर है। और इवन ब्रह्मोस, जिसने पहले भी पाकिस्तान की दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था जब मिस फायर हो गई थी ये पाकिस्तान की तरफ, इन्होंने कहा कि ब्रह्मोस से लाख गुना बेहतर है हमारी स्मैश मिसाइल जो कि इन्होंने चाइना से ली है। और यही स्मैश मिसाइल पाकिस्तान ने अपनी फ्रिगेट के अंदर लगाई है। तो फिर बात आती है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो नई फ्रिगेट है जिसके अंदर स्मैश मिसाइल लगाई गई, ये सच में क्या ब्रह्मोस से बेहतर है? और अगर बेहतर है तो फिर ये भारत के ऊपर कितना बड़ा खतरा बनाती है? इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको ऊपर मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर्स पे जुड़ना है तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा ये अनअकैडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है जहां पर आप डायरेक्टली कॉल करोगे, उसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके साथ में अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी है 2025 की, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि दो बच्चे हैं जो सेम ही रूम को शेयर कर रहे हैं, सेम प्रकार के स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, पर जब फाइनल प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो एक बच्चे के मार्क्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्लियर कर लेता है और दूसरे बच्चे के मार्क्स इतने कम होते हैं कि वो प्रीलिम्स के सिविल सर्विस के कट ऑफ में भी 1-2 मार्क्स से डेफिसिट कर जाता है, जबकि दोनों साथ में मिलकर तैयारी कर रहे थे। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता क्यों है? देखो, कुछ प्रकार के स्टडी मटेरियल की वजह से, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन। मंथली करंट अफेयर्स आपके कई सारे सब्जेक्ट जैसे एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करा देते हैं। NCERT आपके बेसिक्स को कवर कराती है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक पैटर्न समझाते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, साथ में मॉक टेस्ट आपकी सिली मिस्टेक को कम करते हैं। इसके अलावा इंडिया ईयर बुक, जहां से हर बार 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बाकी बच्चे नहीं बना पाते, इन सब की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। आप चाहो तो उनको डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हो ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो 40% तक इनहेंस हो सके। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन ओशन में सबसे बेहतरीन नेवी कौन सी है, इवन आप तो सोचोगे सर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में तो हर व्यक्ति यही कहेगा ना कि इंडियन नेवी बेस्ट है, सही है। पर अगर मैं इंडियन ओशन के अंदर किसी भी कंट्री में खड़े होकर कहूं कि सबसे अच्छी नेवी किसकी है, हर कोई कहेगा इंडिया। और इसी बात से जलता है चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास में वो पावर नहीं है कि वो भारत की नेवल पावर से लड़ सके, बट पाकिस्तान भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसी कारण से चाइना और पाकिस्तान आपस में साथ में मिलकर कई सारे एग्रीमेंट साइन करते हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान को कई सारे हथियार दे रहा है। फॉर एग्जांपल, भारत के जो सबमरीन प्रोग्राम्स हैं उसको काउंटर करने के लिए चाइना द्वारा 8 सबमरीन का प्लान जो है वो बनाया गया है, जहां पर 8 सबमरीन चाइना पाकिस्तान को देगा। इसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन शामिल है। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो फ्रिगेट बना रहा है जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फ्रिगेट है इन प्रोजेक्ट 71A। और जैसे ही प्रोजेक्ट 71A आपने सुना होगा तो आपके दिमाग में आया होगा कि मैं बात कर रहा हूं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स की, जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकती है। इसकी स्टील्थ गाइडेड कैपेसिटी बहुत बेहतर है और अभी तक नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और दुनागिरी ये फ्रिगेट जो है वो तैयार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी, ये फ्रिगेट्स जो हैं वो भारत की बन रही हैं और ये दुनिया की बेहतरीन फ्रिगेट्स हैं। ऑब्वियसली इन फ्रिगेट के बनने पे चाइना और पाकिस्तान के अंदर घबराहट शुरू हुई और उसके बाद इन देशों ने सोचा कि यार अब क्या किया जाए। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान ने भारत को काउंटर करने के लिए चाइना से तो पहले ही हाथ मिलाया हुआ था, इस बार टर्की से साथ लिया है। अब आप कहोगे सर टर्की से क्यों साथ लिया है? देखो, टर्की जो है वो दुनिया में छोटी कंट्री है बट हथियार बनाने में काफ़ी बेहतर है, क्योंकि टर्की नाटो का मेंबर है और नाटो का मेंबर होने के कारण इसने अपनी डिफेंस बनाने की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छा कर लिया है। क्योंकि कई सारे नाटो के डिफेंस बनाने के प्रोग्राम के अंदर टर्की ने
काफी एक्टिवली कॉपरेट एक समय पे किया था। इस कारण से टर्की बहुत अच्छे हथियार बनाता है। दूसरी तरफ टर्की के रिलेशन पाकिस्तान के साथ में बहुत अच्छे हैं। जियोपॉलिटिकल लेवल पे अगर आप कोई भी इशू उठाओ, हर जगह पे टर्की और पाकिस्तान आपस में अलाइन करते हैं और इसी कारण से ये दोनों देश साथ में मिलकर एक इस्लामिक ब्रदरहुड बनाना चाहते हैं और इसी वजह से इन देशों ने डिफेंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 2021 में दोनों देशों ने फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर डिफेंस कॉपरेशन साइन किया था। दोनों देश साथ में मिलकर हथियार बनाते हैं। इवन टर्की के अंदर जो हथियार बनाने वाली कंपनी है वहां पर 200 पाकिस्तानी टेक्नीशियन काम करते हैं। पहली बात तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान में टेक्नीशियन आए कहाँ से और इनको डिग्री दी किसने, बट उसके बावजूद भी कुछ टेक्नीशियन हैं जिनसे ये शायद सामान वामान उठाने का काम करते होंगे टर्की के अंदर, तो वो लोग टर्की के अंदर काम करते हैं। इवन टर्की जो है वो पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट देने का कह रहा है कि भाई हम लोग कान फाइटर जेट जो है वो सप्लाई करेंगे। दूसरी तरफ टर्की की एडवांस सबमरीन अगोस्ता 90B क्लास सबमरीन जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि अभी तक भारत के पास में भी नहीं है, ऐसी 3 सबमरीन टर्की पाकिस्तान को दे चुका है। ये क्लियरली दर्शाता है कि टर्की और पाकिस्तान के आपस में रिलेशन कितने अच्छे हैं। दूसरी तरफ टर्की और भारत के रिलेशन इसी वजह से खराब होते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल लेवल पे जब भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है टर्की बीच में बोलने लगता है। इवन भारत के इंटरनल इश्यूज के अंदर, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर का इशू, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इशू, हर केस के अंदर टर्की के स्टेटमेंट आते हैं। इवन अर्मेनिया और अजरबैजान का जो इशू है वहां पर टर्की जो है वो अजरबैजान को भारी मात्रा में हथियार देके सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ अर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर भारत बना चुका है। ऐसी कंडीशन में टर्की और भारत आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं और इसी वजह से टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ में एक्टिवली कोऑपरेट कर रहा है हथियार को बनाने में और इसी वजह से MILGEM प्रोग्राम जो है वो टर्की द्वारा चलाया गया था, जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली डिजाइन और बिल्ड 4 फ्रिगेट्स बनाई जाएंगी और इन फ्रिगेट को फिर पाकिस्तान की नेवी यूज करेगी और इसी के अंदर से जो पहली फ्रिगेट है वो बनके तैयार हो चुकी है और इस फ्रिगेट के अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया गया है, स्मैश मिसाइल सिस्टम लगाई गई है और इस फ्रिगेट को देख के पाकिस्तान की नेवी एकदम पगला गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब इससे अच्छा हथियार तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास नहीं हो सकता तो उनके हिसाब से दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता। तो जो पाकिस्तान के आला अधिकारी हैं वो मीडिया के अंदर आए, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक बेहतरीन फ्रिगेट बनाई है जिसके अंदर स्मैश मिसाइल सिस्टम है। अब मैं बताऊं स्मैश मिसाइल सिस्टम के बारे में, तो ये चाइना की ही एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका एक वेरिएंट बनाया गया है पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए एक नए नाम के साथ में, जिसका नाम दिया गया स्मैश, जिसकी स्पीड लगभग 2.5 मैक की है और रेंज लगभग 350 किलोमीटर की है। इवन ये जो मिसाइल है इसके अंदर जो खास बात दिखाई देती है वो है मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल कैपेसिटी, जो कि इस मिसाइल को काफ़ी बेहतर बनाती है। अब आप कहोगे कि ये कैपेसिटी एक्चुअल में है क्या, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इसे ब्रह्मोस से कंपेयर कर रहा है। देखो, अगर मैं नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करूं तो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि एक नीचे रॉकेट लगा होता है और ऊपर ये री एंट्री व्हीकल होता है। आपने कभी पत्थर फेंका है ऊपर आसमान में, अगर आप जोर से पत्थर फेंकते हो आसमान में तो क्या होता है, पत्थर से ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है। सिमिलरली रॉकेट क्या करता है, ये जो ऊपर री एंट्री व्हीकल है जिसके अंदर हमारे पेलोड डले हुए हैं, रॉकेट इसको शुरुआती बूस्ट देता है। यानी कि एक तरीके से आपने क्या किया, जो यहां पर ये री एंट्री व्हीकल है उसको यहां से फेंका। अब ये जो री एंट्री व्हीकल है ये ऊपर स्पेस में जाता है, स्पेस में जाकर फिर ये एटमॉस्फेयर में री एंटर करके टारगेट पे हिट करता है। यहां पर दिक्कत क्या है कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आसमान में ही पता लगा लिया जाता है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये कहां पर हिट करने वाली है और इजीली उसके साथ में इंगेज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जब ये री एंट्री व्हीकल एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा तो अब आप समझो कि कितना फ्रिक्शन क्रिएट होगा। एक मीटियोर है, मान लो स्पेस से जब वो गिरता है तो फ्रिक्शन के कारण वो मीटियोर जल जाता है। ऐसी कंडीशन में ये जो री एंट्री व्हीकल है ये भी बहुत गर्म हो जाता है। तो री एंट्री व्हीकल के गर्म होने की वजह से
आसानी से इसकी हीट को डिटेक्ट करके इस री एंट्री व्हीकल को इजीली डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर इससे इंगेज कर लिया जाता है। ये दो बड़े ड्रॉबैक एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर दिखाई देते हैं। इसी कारण से कुछ प्रकार की मिसाइल में एक नया चेंज किया गया है इन दो दिक्कतों से बचने के लिए, जिसका नाम है मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल का प्रयोग किया गया है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो व्हीकल है उसको रॉकेट शुरुआत में लॉन्च करता है, ये स्पेस में जाती है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा था, ये एक पत्थर की तरह काम कर रही थी कि जिधर भेजा उधर चली गई और फिक गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो री एंट्री फेज है, ये जो री एंट्री व्हीकल है, ये री एंट्री व्हीकल अपने आप में गाइडेड मिसाइल की तरह काम करती है। जहाँ चाहो वहाँ से एंटर कराओ, फिर उसके बाद में इसको ग्लाइड करो और जिस टारगेट पे हिट करना है उस टारगेट पे आप हिट कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता कि यार ये जो मिसाइल है एग्जैक्टली कहाँ हिट करेगी, जिसके कारण से मिसाइल की मैन्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब इससे कोई इंगेज नहीं कर पाता ठीक से, और इवन इस मिसाइल को डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर हीट का जनरेशन भी कम हो जाता है। और इसी कारण से स्मैश मिसाइल के अंदर जब ये टेक्नोलॉजी आई और ये स्मैश मिसाइल पाकिस्तान के पास में आई, तो पाकिस्तान के आला अधिकारी एकदम चिल्ला उठे कि भाई साहब ये तो ब्रह्मोस से भी बेहतर है, क्योंकि ब्रह्मोस से उनका पर्सनल इशू है। ब्रह्मोस भारत में एक बार मिसफायर हो गई थी और पाकिस्तान में चली गई थी, तो पूरे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई थी कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान नक्शे से हट जाए। तो इन्होंने क्या किया, स्मैश को ब्रह्मोस से कंपेयर कर दिया। अब इवन देखो पाकिस्तान के अंदर ना शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, लोगों को ऐसा कोई डिफेंस के बारे में बहुत नहीं पता है। वहाँ पर जो नेवी आर्मी कह देती है लोग वही मान लेते हैं, जबकि ये कंपैरिजन ही सही नहीं है। अगर आप ब्रह्मोस को कंपेयर कर रहे हो स्मैश से, तो आप मतलब सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो एक क्रूज मिसाइल है और जनरली क्रूज मिसाइल की रेंज एक बैलिस्टिक मिसाइल से कम होती है, क्योंकि क्रूज मिसाइल हल्का सा ऊपर जाती है फिर नीचे आके धरती के पैरेलल चलती है, जिसके कारण से क्रूज मिसाइल की मैन्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं इनकी स्पीड आप हाइपरसोनिक देखोगे बहुत कम, दुनिया के अंदर बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, जबकि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आपको बहुत सारी कंट्रियों के पास दिखाई देगी। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उनके अंदर ज़्यादा स्पीड और रेंज अचीव की जा सकती है, क्रूज मिसाइल में ज़्यादा स्पीड और रेंज को अचीव करना काफ़ी मुश्किल है। और ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर है नॉर्मल स्टेज में। अभी जो एक्सटेंडेड वर्जन बनाया है उसकी 450, उसको और बढ़ा के हम 900 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं। यानी कि रेंज के मामले में क्रूज मिसाइल होने के बावजूद भी ब्रह्मोस जो है वो बहुत बेहतर है स्मैश से। इवन ये दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड है 2.8 मैक की। मतलब एक फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जिसकी स्पीड 2.8 मैक की है, वो पाकिस्तान की स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज़्यादा बेहतर है स्पीड और रेंज दोनों के मामले में। उसके बावजूद भी ये ब्रह्मोस से कंपेयर किए और ब्रह्मोस से ये कमजोरी हैं। एक क्रूज मिसाइल को उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से कंपेयर किया, जबकि इनको हकीकत में अग्नि मिसाइल से कंपेयर करना था। और अग्नि मिसाइल से इन्होंने क्यों नहीं किया, देखो भारत की क्रूज मिसाइल ही जब बेहतर जा रही है तो फिर बैलिस्टिक मिसाइल के तो क्या कहने। अगर मैं अग्नि 5 की बात करूं तो अग्नि 5 का जो ओवरऑल वेट है वो 50,000 किलो का है, स्पीड 24 मैक है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 5,500 से 8,000 किलोमीटर की है। इसके सामने अगर आप स्मैश को रख दोगे तो स्मैश मिसाइल एक बच्चा लगेगी। इवन जो ये नई टेक्नोलॉजी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में स्मैश के अंदर MARV टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी तो हमारी अग्नि 2 अग्नि प्राइम के अंदर भी है। अभी जो अग्नि 5 बनाई है ना उसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल हम लोगों ने लगाया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो री एंट्री व्हीकल होता है ना उसके अंदर मल्टीपल वॉरहेड लगा दिए जाते हैं। अब मान लो टारगेट 5-6 हैं तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, खुलेगा और अलग अलग टारगेट के ऊपर एक साथ हिट कर पाएगा। इस तरीके की टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान ने कभी जीवन में देखी भी नहीं होगी। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे पास में हमारी अग्नि मिसाइल के अंदर है। ऑब्वियसली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि और बहुत ज़्यादा बेहतर है स्मैश से, तो इस कारण से इन्होंने सोचा कि स्पीड और रेंज के मामले में ब्रह्मोस थोड़ी सी कम है तो उससे कंपेयर कर देते हैं और हमारे यहाँ के लोग तो ईजिली बेवकूफ़ बन जाएंगे। जबकि ब्रह्मोस जो कि क्रूज मिसाइल होने के बावजूद भी स्मैश से हर कैपेसिटी के अंदर बेहतर है, उससे इन्होंने कंपेयर करके एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि भारत की जो फ्रिगेट्स हैं वो कितनी बेहतर हैं
पाकिस्तान की एक ऐसी फ्रिगेट से जो कि 3 देशों ने मिलकर बनाई है, टर्की, चाइना और पाकिस्तान। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब फर्दर इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होगा उससे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में इसी तरीके की वीडियो के माध्यम से चर्चा करता रहूँगा। अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो अनअकैडमी के ऊपर और SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जहाँ पर मेरे लेक्चर की अपडेट PPT PDF आपको प्राप्त हो सकती है। साथ में आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप बिल्कुल से नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।